बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बाज़-ए-नतनी सल्तनत के बारे में तफसील से बताएंगे और इस सल्तनत पर ज़वाल कैसे आया, ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाज़-ए-नतनी सल्तनत दरअसल साबिक मशरक़ी रोमी शहंशाह का एक हिस्सा थी। वो कहने को तो ये खुद मुख्तार हुकूमत थी, लेकिन यहाँ की इक़्तिसादियात पर वीनस और जिनेवा वाले मुसल्लत थे और जोंक की तरह यहाँ के बाशिंदों का खून चूसते रहे थे। यह सल्तनत, जिसे सल्तनत यूनान का नाम भी दिया जाता है, 1000 साल तक कायम रही। इस अरसे में उसे सैकड़ों बार शदीद मसाइब व आफात का सामना करना पड़ा। अगर इसकी जगह कोई कमज़ोर सल्तनत होती तो इन शदाइदो आलाम की ताब न लाकर कब की ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन इसकी दम हम इस तरह बरकरार थे। वहीं 14वीं सदी ईस्वी में जाकर इस पर ज़ौफ़ व अज़्महाल की कैफियत तारी होना शुरू हुई। यही वो ज़माना था जब कुदरत की तरफ से एक और कौम को इस सल्तनत की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा था। उस्मानी तुर्क रोज़ बरोज़ ताकत हासिल कर रहे थे और बाज़-ए-नतनी सल्तनत का आखिरी वक्त बहुत करीब आ रहा था। बाज़-ए-नतनी सल्तनत में शहंशाही निज़ाम राइन था। इस निज़ाम हुकूमत में बादशाह को गैर महदूद इख्तियारात के अलावा मजहबी तक़द्दुस भी हासिल था। इसके मुतालिक समझा जाता था कि खुदावंद अपने अहकाम बराह रास्त इस पर नाज़िल करता है, इसलिए वो कानून से बालातर है। इस तरह वो मुमलिकत के आइनी सरबराह के फ़राइज़ भी सरअंजाम देता था और मजहबी अमूर में भी इसके फैसले हरफ़े आखिर का दर्जा रखते थे। वह हकम आला भी था और कलीसा का सरपरस्त भी था। इस तबदादी मुल्कों में जहाँ शहंशाह को इख्तियारात कुल्ली हासिल होते हैं और इक़्तिदार में इसका कोई शरीक नहीं होता, बगावतें बिलअमूम बड़ी कसरत से होती रहती हैं। हत्ता कि शाही ख़ानदान के लोग भी, जिनमें बसा औक़ात शहंशाह की औलाद और भाई भी शरीक होते हैं, साजिशों का बाजार गर्म करने से नहीं चूकते। हर एक की कोशिश यही होती है कि इक़्तिदार इसके हाथ में आए और वह कोस लमन मुल्क बजाकर मुखालफिन का कांटा अपनी राह से हटा दे। यही वजह थी कि बाज़-ए-नतनी सल्तनत की पूरी तारीख बगावतों, साजिशों और सियासी इनकलाबात से भरी पड़ी थी। मर्दों के अलावा औरतें भी अक्सर साजिशों की तार हिलाती रहती थी। चुनांचे कौन शख्स है जिसने बाज़-ए-नतनी सल्तनत की तारीख का मुतालिया किया हो और वो थीवर्ड और रेनन की कारस्तानियों और साजिशों से वाकिफ न हो। बाज़-ए-नतनी सल्तनत के क़याम का दारोमदार इकलिता फौजी कुव्वत पर था। सल्तनत को इस अमर का पूरी तरह एहसास था कि एक मजबूत लश्कर के बगैर हुकूमत का वजूद बेमानी है। चुनांचे वो हमेशा फौजी कुव्वत बढ़ाने और उसे जदीद आलात हरब से लैस करने में मसरूफ़ रहती थी। सल्तनत की फौजें मकामी बाशिंदों के अलावा तनख्वाहदार फौजियों पर मुश्तमिल होती। इन फौजियों को जंग की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ये लोग कभी हिक्कल और तनोमंद होते थे और हर किस्म की मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त करने के आदी होते थे। शहंशाह फौजी कुव्वत बरकरार रखने के लिए इन पर बेदरेग दौलत खर्च करता था और वक्तन फ़क्तन उन्हें जागीरों और इनामों कराम से नवाजा करता था। मगर इस कदर एहतमाम के बावजूद फौजियों में यकजहती मफकूद थी और सल्तनत इनसे सही मानों में इस्तिफादा न कर सकती थी। वजह यह थी कि ये फौजें मुख्तलिफ कबाइल और मुतअद्दिद अनासर पर मुश्तमिल थीं और अक़ायद व ख़यालात, तहज़ीब व तमद्दुन, ज़बान और मज़हब के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इनमें यूरोपियन भी थे और एशियाई भी, यूनानी भी थे और हन भी, सलारी भी थे और तुर्क भी, अरब भी थे और हस्पानवी भी, अतलावी भी थे और जर्मन भी, माली रूस के लोग भी थे, स्कैंडिनेविया के बाशिंदे भी। अगर इनमें कोई कदर मुश्तरक थी तो सिर्फ लूट मार और माल गनीमत का लालच और माल दौलत की हरस। सल्तनत की जानिब से इन लश्करों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी और बड़े जहांदीदा, गरम और सरकशीदा और बहादुर सरदारों को इनकी क़यादत सौंपी जाती थी ताकि इनमें खुदसरी का जज्बा पैदा न हो पाए और वह सल्तनत के लिए खतरे का बायस न बन जाए। सरकशी की सूरत में ये लोग बैरूनी दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते थे, क्योंकि उन्हें मुल्कत की तमाम कमज़ोरियों का बखूबी इल्म होता था और वो इन कमज़ोरियों से हर वक्त फ़ायदा उठा सकते थे। अपने जोग्राफियाई महल वकूअ और एक अजीम सल्तनत होने के लिहाज से दौलत बाज़-ए-नतनिया को एक ज़बरदस्त बहरी कुव्वत होने का शरफ भी हासिल था। 8वीं सदी ईस्वी में इसका बहरी बेड़ा मशरक़ी समुंदर में सबसे ताकतवर बेड़ा था, लेकिन बाद में इसकी कुव्वत और ताकत में कमी आ गई और वो अपनी शान शौकत खो बैठा। इसकी एक वजह तो यह थी कि इस दौरान सल्तनत अब्बासिया के साथ जो बाज़-ए-नतनी सल्तनत की सबसे बड़ी दुश्मन थी, जितनी लड़ाइयाँ हुई वो सब खुश्की पर हुई। इसके अलावा सल्तनत को खुद बहरी कमांडरों की तरह से ये खदशा पैदा हो गया कि कहीं वो इस कदर ताकत हासिल न कर लें कि बैरूनी हमलों की मदाफ़त करने की बजाय खुद मुल्कत के लिए ख़तरा का मौजब बन जाए। बहरी बेड़े की तरफ से अदम तोजही बरतने का यह नतीजा हुआ कि बाज़-ए-नतनी सल्तनत बहर अरखबील के यूनानी मजमा अलजाज़ायर को इस्लामी फ़ौजों की तख्त व ताराज से महफूज रख सके और जजीरा क्रेट और सकीला मुसलमानों के कब्जे में आ गए। 9वीं सदी ईस्वी के आखिर में बाज़-ए-नतनी सल्तनत ने एक बार फिर कुव्वत व ताकत हासिल करके बहरी बेड़े की जदीद तंजीम की तरफ तवज्जो दी और थोड़े ही अरसे में वो बहरा रूम की अव्वल दर्जे की बहरी ताकत बन गई।
12वीं सदी के अवैल तक इसकी यह खसूसियात बरकरार रही, ताकि अंका सल्जूकी तुर्कों ने उसे ज़ेर करके एशियाई कोचक के अक्सर हिस्से पर कब्जा कर लिया और अहम बहरी अड्डे हाथ से निकल जाने की वजह से इसके बहरी बेड़े की ताकत भी बराए नाम रह गई और वो सल्तनत के लिए फ़ायदा का मौजब होने की बजाय एक ज़बरदस्त बोझ बन गया। आखिरी ज़माना में बाज़ंतीनी सल्तनत का तमाम रोब दबदा ख़त्म हो चुका था और नज़्म व नस्क की मशीनरी पर इसका कोई कंट्रोल न रहा था। न दाखिली हालात सल्तनत के काबू में थे और न खारजी हालात। सियासी शोरशों का बाजार गर्म था और असूल इक़्तिदार के लिए शहनशाही खानदान के अफराद में मुस्तकिल आविज़िश जारी थी। तख्त पर कब्जा करने की खातिर हर दावेदार ने मुल्क के सरबराह, अवद्दा लोगों, कबीले के सरदारों और फौजों के सालारों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। साजिशों ने इस गरज के लिए गैर मुल्की अनासर और मुमलकत के दुश्मनों से साज़बाज़ करने में भी कोई हरज न समझा। ये बैरूनी अनासर एक फरीक के खिलाफ दूसरे फरीक की मदद करने के साथ मुल्कत में गरदगरी और लूट मार का बाजार भी गर्म रखते थे। इस तरह सल्तनत के इक़्तिदार को आहिस्ता आहिस्ता खाक में मिला रहे थे। बाज़ंतीनी शहनशाही के आखिर दौर में सल्तनत के गिरते हुए इक़्तिदार को फ़ौज भी संभाल न सकी, क्योंकि वो ज़्यादातर बैरूनी अनासर पर मुश्तमिल थी और वतन की मोहब्बत, कराबत और नस्ब का कोई तअल्लुक़ उसे मुमलकत से कामिल वफादारी कायम रखने पर आमादा न रख सकता था। सिपाही मुमलकत की खिदमत सिर्फ रुपए पैसे के लालच में करते थे, इसके मफाद की उन्हें कोई परवाह न थी। यही वजह थी कि जब कभी मुमलकत इनके रोज़े अफ़ज़ों और खैर इख्तिताम पज़ीर मुतालबात को पूरा न कर सकती तो वो बगावत पर आमादा हो जाते और मुमलकत के दुश्मनों से मिल जाने की धमकियां देने लगते थे। इस तरह ये लश्कर भी मुमलकत के मुहाफ़िज़ बनने की बजाय इसके लिए सख्त खतरे का मौजब बन गए। बहरी कुव्वत के ख़त्म हो जाने की वजह से बाज़ंतीनी सल्तनत को सख्त धचका लगा और वो क्लीता, वेनस और जिनेवा की सल्तनतों के रहम व करम पर आ रही थी। ये सल्तनतें बजाय तो बाज़ंतीनियों से दोस्ती का दम भरती थी, लेकिन इनका दावा इखलास और मोहब्बत मौज दिखावे का था। इनकी अपनी मसलतें इस अमर की मुतकाज़ी थी कि बाज़ंतीनी सल्तनत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर इस कदर खून चूसना हो चूस लो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और मौखरुल ज़िक्र सल्तनत मादी अफलास की आखिरी हद तक पहुँच गई। अगर बाज़ंतीनी अपने बहरी तफ़ाक़ को कायम रखते तो तुर्कों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो समुंदर को अबूर करके यूरोप के सहल पर पहुंच सकते और वहां अपना कदम जमा सकते। बाज़ंतीनी सल्तनत पर कारी ज़बर लगाने में बहुत बड़ा हिस्सा सर्दिया और बल्गारिया की नौसीदा मुमलकतों का भी है। इन मुमलकतों ने ताकत हासिल करके बल्कान का बहुत सा इलाका बाज़ंतीनियों से छीन लिया। एन इस वक्त जब उस्मानी तुर्कों ने गिल्ली पोली पर हमला करके इस पर तसल्लुत हासिल किया था, सर्दिया और बल्गारिया के मसीह बल्कान में फतवाहत हासिल कर रहे थे। बाज़ंतीनी सल्तनत को एक तरफ तुर्कों से मुकाबला दरपेश था तो दूसरी तरफ अपने भाई बंद मसीहियों से बर आज़मा होना पड़ रहा था। इसकी समझ में न आ रहा था कि इस खौफनाक सूरत हाल का किस तरह मुकाबला करे। मायूसी के घटा टोप अंधेरे में आखिरी तदबीर उसे यह सूझी कि वो बल्कान के सलादियों को अपनी जानब मिलाने की कोशिश करे ताकि एक मुतहिदा कुव्वत के साथ उस्मानियों का मुकाबला करके उन्हें यूरोप से निकाला जा सके। लेकिन इनकी बदकिस्मती से ये मसाइब भी बराबर न हुई। बल्कानी सलामियों को तुर्कों के निकालने में इतनी दिलचस्पी न थी जितनी बाज़ंतीनियों की दबाई से थी। कुदरत की तरफ से उन्हें एक ज़रीन मौका दिया गया था जिससे अगर वो फ़ायदा उठाते तो अपनी खोई हुई शान शौकत शायद दोबारा हासिल कर लेते, मगर उन्होंने इससे कोई फ़ायदा ना उठाया। वो मौका उन्हें इस तरह हासिल हुआ था कि ऐन इस वक्त जब उस्मानी यूरोप में फतवाहत पर फतवाहत हासिल कर रहे थे, इनकी एशियाई मकबूजात पर तातारियों ने हमला कर दिया और उन्हें यूरोपी फतवाहत को अधूरा छोड़कर तातारियों के मुकाबले पर मुतवज्जह होना पड़ा। अगर बाज़ंतीनी इस वक्त तातारियों से इत्तेहाद कर लेते तो उस्मानियों को न सिर्फ यूरोप बल्कि एशियाई कोचक से भी निकाल सकते थे। तातारियों से कोई तअल्लुक़ कायम करने की बजाय उन्होंने उस्मानियों को एक फरीक के साथ दोस्ती के मुआहदात करके उनके इक़्तिदार को मुस्तहकम करने में मदद दी। मग़रबी यूरोप की ताकतें इस नाज़ुक वक़्त में बाज़ंतीनी सल्तनत को बहुत मदद दे सकती थीं, लेकिन बाज़ंतीनियों के तलाक़ात इनसे भी मुखलिसाना न थे। मग़रबी यूरोप की सल्तनतों से मदद मांगने के नतीजे में उन्हें यूनानी कलीसिया के मुकाबले में कैथोलिक कलीसिया की बरतरी का इकरार करना पड़ता था, जिसके लिए वो किसी तरह तैयार न थे। बाज़ंतीनी रियाया का एक बड़ा हिस्सा इस अमर के लिए तो आमादा था कि सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल करके इसके हल्का ग़ुलामी में आ जाए, लेकिन यूरोप की बलादस्ती कबूल करने के लिए वो किसी तरह तैयार न थे। इस सूरत में बाज़ंतीनी सल्तनत को मग़रबी यूरोप की तरफ से इमदाद मिलने का सवाल ही पैदा न होता था। जब उस्मानियों का दबाव बेहद बढ़ गया और बाज़ंतीनियों को अपना इक़्तिदार कलीता खाक में मिलता नजर आया तो मजबूरन शहनशाह कुस्तुनतुनिया ने यूनानी कलीसिया के कैथोलिक कलीसिया के साथ इत्तेहाद अमल की मंजूरी दे दी। सेंट सूफिया के गिरजा में इस इत्तेहाद को आखिरी शक्ल भी दे दी गई, लेकिन शहनशाह का यह इक़दाम बाद अज़ां वक्त था। मरज़ इस हद तक पहुँच चुका था कि यह इलाज भी कारगर साबित न हुआ। अगरचे शहनशाह ने रोमन कलीसिया की तमाम शराइत कबूल करके अपने आप को कलीता मग़रबी ताकतों के रहम करम पर छोड़ दिया था,
लेकिन इसके बावजूद मगरबी यूरोप ने बाज़ांतीनी सल्तनत को तबाही से बचाने के लिए इसकी कोई खास मदद न की। मदद करना तो कुजा अहले जिनेवा ने तो सुल्तान मुराद शाहनी से मायदा सलाह करके इसकी 60,000 फौज को एशियाई कोजक से सहल यूरोप पर मुंतकिल करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। बाज़ांतीनी सल्तनत की इससे ज्यादा बदबख्ती और क्या हो सकती थी कि इनकी हम मजहब एक रियासत उसके मुकाबले में इसके दुश्मनों से मायदा सलाह कर रही थी और उसे ये तरकीब दे रही थी कि वो अपनी फौज ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय इलाके में मुंतकिल कर दे ताकि बाज़ांतीनी सल्तनत को इनकी इताअत कबूल करने के सिवा और कोई चाराकार ना रहे। नज़्म व नस्क की हालत इतनी अबतर हो चुकी थी कि अमन व अमान इस हद तक उठ चुका था और इक़्तिसादी बदहाली के बहस बशरगान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि वो समीम व कलब के साथ ये आरजू करने लगते थे कि काश इनके इलाके पर दौलत उस्मानिया कामिल तसल्लुत हो जाए ताकि उन्हें इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर करने का मौका मिले। ये थे वो हालात जिनके बहस बाज़ांतीनी सल्तनत की हालत रोज बरोज अबतर होती चली जा रही थी। ताहम इसकी गुमगुश्ता ताकत व कुव्वत और सतूत व जबरूत का एक निशानदार सल्तनत कुस्तुनतनिया की सूरत में अभी तक बाकी था, लेकिन तुर्कों के बढ़ते हुए सैलाब ने उसको भी अपनी लपेट में ले लिया और कुस्तुनतनिया की फतह के साथ बाज़ांतीनी सल्तनत की सफ भी हमेशा हमेशा के लिए लिपट गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।